नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, हमने अध्याय का पार्ट वाइज पार्ट पढ़ रहे हैं, मतलब 20 से 25 मिनट हम दिन में पढ़ रहे हैं एक क्लास में, और लाइन वाइज लाइन हम एनसीईआरटी साइंस पढ़ रहे हैं ताकि आप बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें, वह खुद भी सीख सकें। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम पहुँच चुके हैं भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें, कि आपके भोजन के विभिन्न घटक है ना, उसके कंपोनेंट है, उनको हम कैसे परीक्षण करें कि वो चीज़ है या नहीं। आइए जानिए कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। वसा और प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता सरल परीक्षणों से लगाया जाता है। इसने कहा ये जो मंड है ना, वो क्या है, एक प्रकार का आपका कार्बोहाइड्रेट है। वसा और प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का सरल परीक्षणों से पता लगाया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। उसने कहा अगर वसा और प्रोटीन हमें चेक करनी है ना, इसमें है या नहीं, तो कुछ सिंपल से आपको परीक्षण करने हैं, एक्सपेरिमेंट करने हैं, उनके आधार पर पता लगाया जा सकता है। और कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका पता हम सिर्फ प्रयोगशाला में, मतलब लेबोरेटरी लैब में ही उनका पता लगा सकते हैं। आइए जाने कि हम कुछ खास पदार्थों में मंड स्टार्च, ये क्या है आपका, स्टार्च को हिंदी में मंड बोलते हैं, और ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है जो ग्लूकोज का बना होता है। वसा और प्रोटीन की उपस्थिति का कैसे पता लगाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्च के लिए परीक्षण करते हैं कि स्टार्च का कैसे पता चलेगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थ जैसे आलू का एक टुकड़ा, खीरा, रोटी, ब्रेड, उबले चावल, उबले चने, कटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन और कुटा हुआ नारियल लें। ठीक है, कुछ मात्रा में इसमें कुछ भी आप ले सकते हैं इनमें से। आप परीक्षण के लिए अन्य खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं, और कोई खाद्य पदार्थ भी आप ले सकते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों में मंड की उपस्थिति के लिए परीक्षण आपको क्या चाहिए, प्रत्येक पदार्थ के छोटे टुकड़े अलग अलग प्लेट में रख ले भी, अलग अलग प्लेट में, जैसे अलग अलग प्लेटों में आपने रख लिए भी। जैसे ये आपकी प्लेट हो, किसी में आलू के रख लिए, किसी में किसी के रख लिए, किसी में अन्य चीज़ के जो आपको बता रखी थी, या आपको जो भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना वो रख लेना। एक आपको तनु आयोडीन विलियन की आपको बोतल आपके पास होनी चाहिए भी। क्या होनी चाहिए, तनु आयोडीन विलियन की बोतल आपकी होनी चाहिए, लिक्विड मात्रा में ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उस पर आपने बूंदे डालनी, उसकी भी क्या करना है आपको, इन पे जैसे ये आलू यहाँ पे रखे थे ना, तो इन पे बूंदे डालनी तनु आयोडीन विलियन की। तो जब आप इन पे डाल देंगे ना बूंदे, आपने बूंदे डाल दी, ठीक है, देखिए कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया है, क्या यह नीला काला हो गया है। अपने अवलोकन को तालिका 3.3 में अंकित करें। फिर आपको क्या देखना, जब आपने आयोडीन की बूंदें डाली उस पर, तब आपको देखना है कि क्या उनके रंग में कोई परिवर्तन हुआ। अगर उनका रंग नीला या काला हो गया तो इसका मतलब मंड की उपस्थिति को दर्शाता है, उनके अंदर क्या स्टार्च है, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। आप इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का पता लगा सकते हैं। अब है आपका वसा के लिए परीक्षण। आपने कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कर लिया, आपका मंड के लिए क्या था, स्टार्च के लिए, वही तो आपका क्या कार्बोहाइड्रेट है। अब हम करते हैं वसा के लिए। ठीक, अब आपने 3.5 में जो लिए थे ना पदार्थ आपने, तो वही तो आपको दोबारा ले लीजिए एक बार। ठीक, उन्हीं में हम देखते हैं क्या उनमें वसा थी या नहीं। ये टेबल कहाँ गई, 3.7 वाली जो टेबल इसने बता रखी है कि उसमें कीजिए निरीक्षण। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट चेक करना है तो वसा आप में आपको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट चेक करने के लिए स्टार्च या मंड एक ही बात है, कच्चा कार्बोहाइड्रेट बोल दो। आपको तनु आयोडीन विलियन, मतलब कि लिक्विड मात्रा में आपको क्या लेना है, तरल अवस्था में आपको आयोडीन लेना, उसकी बूंदें डालनी। अगर नीला काला हो गया तो उसमें क्या स्टार्च है, मंड है या कार्बोहाइड्रेट आप बोल सकते हैं। अब हम वसा के लिए परीक्षण करते हैं भी। क्या करते हैं, वसा के लिए आपने मंड की उपस्थिति का पता लगाने के, अब सब पे तो डाल मत देना, एक एक उनका पार्ट ले लेना, एक एक कापी जिसको आप बोलते हैं, एक एक छोटा छोटा टुकड़ा आप उनका ले लेना। अब टुकड़े आपके पास और भी बच गए होंगे, उनको ले लीजिए। प्रत्येक खाद्य पदार्थ छोटे भागों कागज के अलग अलग टुकड़ों पर रखें। खाद्य पदार्थ पर कागज को लपेटें और उसमें दबाएं। ध्यान रखें कि कागज फटे नहीं। यदि खाद्य पदार्थ में कुछ पानी है तो कागज को सूखने दें। अब आपको क्या करना, टुकड़े थे ना,
तो कागज़ में उसको लपेट लिया और उसको ऐसे दबा देना है अभी। ठीक है, क्या कागज़ पर किसी प्रकार का तैलीय धब्बा बन जाता है? आपके अनुसार इस तैलीय धब्बे पे आने का क्या कारण है? यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है तो यह कागज़ पर एक तैलीय धब्बा छोड़ देगा। फिर आपको उस कागज़ को खोल के देखना है। तो अगर आपकी उस कागज़ पर तेल जैसा एक धब्बा मिलता है ना, कि जैसे तेल होता है वैसा अगर आपको धब्बा मिल गया तो समझ जाना इसमें वसा है अभी। ठीक है, अब आप इस कागज़ को प्रकाश के सामने लाइए, मतलब जो लाइट हो ना उसके सामने ला के ऐसे देखिए, तो उसमें क्या मिला आपका कि आपको जो धब्बा है वो आपको धुंधला दिखाई देगा। जो उस धब्बे में से जो प्रकाश आएगा ना वो धुंधला दिखाई देगा। कागज़ पर तैलीय धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। इनमें से किन किन पदार्थों में वसा होती है? आप अवलोकन के लिए टेबल 3.3 में अंकित करें भी। अब है हमारा प्रोटीन के लिए भी। किसके लिए? प्रोटीन के लिए। आपने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट के लिए कर लिया, जिसमें आपको द्रव आयोडीन की बूंदें कुछ डालनी थी। और अब हम कर रहे हैं प्रोटीन के लिए। पहले क्रिया परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों को लें। अब भी उसमें से कुछ टुकड़े बच गए होंगे। एक का परीक्षण आपको किसने कर लिया? स्टार्च के लिए कर लिया। दूसरे टुकड़े का परीक्षण आपने वसा के लिए कर लिया। अब हम परीक्षण करेंगे प्रोटीन के लिए। पिछले क्रियाकलाप पर परीक्षण दिए गए खाद्य पदार्थों को ही लें। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो खरल तथा मूसल का उपयोग करके उसका पेस्ट या चूर्ण बना ले भाई। उसने कहा कि अगर वो बहुत ज़्यादा ठोस है, मुलायम नहीं है, तो उसको कूट कूट के क्या बना ले? मुलायम उसको बना ले, पेस्ट बना ले उसको भी। ठीक है, गाढ़ा चटनी जैसा आप उसको कर ले भी। ये किस रसायन की बात कर रहा है? ये रसायन हानिकारक, इनका उपयोग सावधानी से किया जाना आवश्यक है। इनमें से किसी भी रसायन को तब तक न छुए जब तक ऐसा करने के लिए आपसे न कहा जाए। लैब में आप जाएंगे ना तो आपको रसायन रखे हुए मिलेंगे, शीशियों में डाल के भी, कांच की शीशियों में डाल के मिले होंगे, उनको छुए न भी। आपके शरीर पर कोई रसायन गिर गया तो उस स्थान को तुरंत पानी से धो ले। इनमें से किसी प्रकार के अपने मुंह में न डालें और न ही इन्हें सूंघने का प्रयास करें। उसमें कोई ऐसी दवाई भी हो सकती, मतलब जो आपको जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, कि आपने कुछ जैसे एसिड था आपने मुंह में डाल लिया तो आपकी जीभ ही जल जाएगी। जब भी आप लैब में जाएं तो किसी प्रकार का कोई भी रसायन के साथ छेड़खानी न करें। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक अलग साफ प्रखनली में डाले भी। ठीक है, एक प्रखनली होती है कांच की नली की, आप 6 क्लास के बच्चे हैं कि इस प्रकार का आपको एक कांच की नली मिलेगी, उसको प्रखनली बोलते हैं। प्रत्येक प्रखनली में 2-3 चम्मच डालें और उसको अच्छे से हिलाएं भी। ड्रॉपर का उपयोग करके प्रत्येक प्रखनली में कॉपर सल्फेट भी, जब आप लैब में जाएंगे तो आपका अध्यापक आपको बता देगा कि कॉपर सल्फेट क्या होता है। प्रत्येक प्रखनली में कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदें डालें। अब एक और ड्रॉपर लें और प्रत्येक प्रखनली में कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालें भी। अलग अलग 2 प्रखनली है, एक में आपको कॉपर सल्फेट डालना है, एक में आपको कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालें। प्रखनलियों को अच्छी तरह हिलाएं, उसके बाद कुछ मिनट तक ऐसे ही रखने दें। अब उसको हिला देना अच्छे से और फिर उसको कुछ मिनट तक ऐसे ही रखना है अभी। ये रहे, ये कास्टिक सोडा या कॉपर सल्फेट आपने इस पर डाला। आपके साथ टीचर ज़रूर होना चाहिए। ये अलग अलग आपने इसके पेस्ट बना रखे हैं अभी। ठीक है, आपने कूट के क्या बना लिया? खरल और मूसल। ये आपका नीचे वाला खरल बोलते हैं, इसको मूसल बोलते हैं। ऊपर से कूट, जिसमें एक कटोरी सी मिलेगी उसको खरल बोलते हैं, ऊपर से कूटते ना वो आपका मूसल होता है अभी। क्लियर? इन्होंने इस प्रकार से मिलाया अभी। आपने क्या देखा कि कुछ प्रखनलियों के पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए भी। जो रंग आएगा आप कुछ देर के बाद तो क्या हो गया? बैंगनी रंग हो गया है। रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अपने अवलोकन को तालिका 3.3 में लिखा। अगर बैंगनी रंग हो गया ना किसी का तो समझ जाना उसमें प्रोटीन था। वो बैंगनी रंग प्रोटीन के कारण हुआ है। आपने जो जो रिजल्ट लिए वो आप इसमें तालिका 3.3 में लिखे। अब तालिका 3.3 में कौन से खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्वों की उपयोगिता दिखाते हैं। अब आपने लिख लेंगे, किसी में वसा मिलेगा, किसी में प्रोटीन मिलेगा, किसी में 2 मिलेंगे, हो सकता है किसी में तीनों चीज़ मिल जाए। तो आपको देखना कि कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसमें 2 से अधिक पोषक तत्व आपको मिले। कौन से खाद्य पदार्थ प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति दर्शाते हैं। मूंगफली में
प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति देखी जाती है। उसमें प्रोटीन भी मिला, आपने जब जांच की ना तो आपको उसमें प्रोटीन भी मिला और वसा भी मिला मूंगफली में। यह इंगित करता है कि हम जो आहार खाते हैं उसमें कई पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है? इनमें से, ठीक है, क्या कोई ऐसा है जिसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं हो? आपको अपने रिजल्ट पे देखना है। ऐसा कोई कैसे हो गया? इनमें से किस खाद्य पदार्थ आप प्रतिदिन सेवन करते हैं? अन्य खाद्य पदार्थों का पता लगाने का प्रयास करें। जो स्टार्च, वसा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत है, आप इनका आप पता लगा सकते हैं। आपके पास जो चीज़ें बतानी थी वो चीज़ें होनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं हमारी जो टेबल से उसे रिजल्ट क्या आया। अभी ये टेबल में आपको लिखना था। अभी सबसे पहले आपको दोबारा ये था रिपीट आपका हो जाएगा कि यदि आप कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पता करना चाहते हैं तो आपको आयोडीन परीक्षण करना होगा। अभी ठीक है, तो आयोडीन परीक्षण में रंग कैसा, नीला काला था क्या? अगर नीला या काला रंग आ गया तो आपका क्या होगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, नहीं तो नहीं। वसा के लिए आप उसका टुकड़ा काट के इसे डालना था। अगर आपका उस पर तैलीय धब्बा आ गया, तेल जैसा हो गया, उसको देख लेना। उसमें से लाइट धुंधली आती हुई मिलेगी, आपको अलग से दिख जाएगा जब आप उसको लाइट को सामने लेके आओगे। प्रोटीन परीक्षण में खाद्य पदार्थ का रंग, जब प्रोटीन परीक्षण आपने किया, जब उसमें वो चीज़ें हमने बताई थी, कॉपर सल्फेट और जरा डाला था, अगर उसका रंग बैंगनी हो जाए तो आपका क्या था, प्रोटीन था, नहीं तो नहीं। ये चीज़ हाँ ना ऐसे आपको लिखनी की, हाँ हाँ हाँ। अगर तीनों चीज़ थी तो हाँ, जिसमें नहीं थी वो नहीं भी। ये टेस्ट आपको लैब में करना होगा। अगर आपके स्कूल में लैब उपलब्ध है तो ये परीक्षण आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नेट पे देख ले भी किसी में क्या होता है। 1 मिनट लगेगी परीक्षण की। क्या आलू में प्रोटीन होता है? यस नो कर देना, ठीक है। वहाँ से आपको पता लग जाएगा। लैब होगी तो आप लैब में अपने टीचर को ले जाएं, कहिए और बताइए कि सर हमें ये करवा दीजिए। अब हम बात करते हैं संतुलित आहार की। संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। क्या सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं समान होती है भी? क्या आपको और आपके दादा दादी या नाना नानी को एक ही प्रकार की समान मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? आहार में पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। उसने कहा था कि क्या सभी को एक ही जैसे खाने की आवश्यकता होती है क्या? तो इसने कहा नहीं, सभी व्यक्तियों को एक जैसे खाने की आवश्यकता नहीं होती। उनका खाना उनके काम के हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब से, वहाँ के मौसम के हिसाब से, वहाँ की जलवायु के हिसाब से और समय के हिसाब से अलग अलग होगा भी, बिल्कुल होगा भी। ठीक है, तो जो बातें हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, तो ये बताया था ना, जो उम्र के, जो समय के अनुसार, मौसम के अनुसार, स्थल के अनुसार, ठीक है, आवश्यकता अनुसार जो भोजन खाता है तो वही स्वस्थ। वही इसमें बताया है कि आहार में पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, उम्र के अनुसार, लिंग मतलब पुरुष या महिला, शारीरिक गतिविधि को काम कैसे करता है, स्वास्थ्य स्थिति को, स्वस्थ, बीमार है, स्वस्थ है या कैसा है वो, जीवन शैली को, दिन में काम कैसा करता है, भी एक अध्यापक है, एक खिलाड़ी है या फिर एक कोई पीएन है, जो भी है, जैसा भी वो काम करता है उसके अनुसार उसको खाना की आवश्यकता पड़ेगी। अगर खिलाड़ी है तो उसको ज़्यादा डाइट की जरूरत पड़ेगी, उसको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार का खाना और खाने की मात्रा होती है भी। आइए पता करें भी, आपने एक सप्ताह में जो खाना खाया उसकी तालिका तैयार की थी ना, जब मैंने फर्स्ट में पढ़ा था, उसी पे आ जाते हैं भी। यह जांचे कि आपके आहार में वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक तत्व और अन्य आवश्यक घटक सम्मिलित हैं या नहीं। आपको ये चेक करना है कि आपने जो खाना खाया उसमें सारी चीज़ें आई नहीं आई, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन ए बी सी डी जो भी हैं, आपकी ये चीज़ आए या फिर नहीं आए। यदि नहीं तो जांचें कि कौन से पोषक तत्व अथवा अन्य घटकों को इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता है। तो मतलब कि आपने टेस्ट किया और उसमें एक चीज़ ऐसी मिलेगी जिसमें प्रोटीन नहीं था, मतलब बहुत कम ले रहे थे, हफ्ता में सिर्फ एक दिन आप दाल खा रहे थे, तो इसका मतलब प्रोटीन की कमी है आपके भोजन की डाइट में। आपकी डाइट में लगा लीजिए सीधा। ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, रुक्सांश आपको बताया था, रफेज होते हैं और जल सही मात्रा में, उसे संतुलित आहार बोलते हैं। यहाँ आ जाओ भी इसको।
पोषक तत्वों में आपके क्या क्या आ गए भी? पोषक तत्वों में आपके आ गए ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और ये आपके मिनरल्स भी, खनिज भी। ठीक है, जो आपके विटामिन्स और ये खनिज आ गए, विटामिन ए बी सी डी ये आ गए आपके। और ये आपके पोषक तत्व रुक्सांश आपको बता दिया था। और जल सही मात्रा में उसे संतुलित आहार कहते हैं। अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए उसमें क्या परिवर्तन करने चाहिए भी? आपको किस प्रकार के परिवर्तन करने चाहिए कि आप जो खा रहे हैं वो आहार संतुलित आहार हो? उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए आलू के चिप्स और भुने हुए चने के पैकेट पर जो पोषण संबंधित जानकारी लिखी उसको पढ़े भी। इस पे आप पे हर एक जो चीज़ आप बाज़ार से लेके आते हैं, जो पैकेट में आती है, उस पे हर मिलते हैं। ऊर्जा इतनी, वसा इसमें इतनी है, कार्बोहाइड्रेट इतनी, प्रोटीन इतनी है। आपने आज तक आहारीय रेशे इतने हैं, आहारीय रेशे इसमें ये दोनों में आपको चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, या फिर आप पैकेट नहीं लेके आते, खुले लेके आते, तो आप वहाँ गूगल पे सर्च कर लिया करो कि इस चीज़ में कितनी ये प्रोटीन होती है, कितनी कार्बोहाइड्रेट होती है। ये चीज़ें पता लग गई आपको। ये क्या थे? आलू के चिप्स। चिप्स में कैलोरी देखिए 100 ग्राम 536 कैलोरी और यहाँ पे 355 कैलोरी। मतलब कि इसमें देखिए आलू के चिप्स बनाए तो उसमें तेल आ गया ना, तो उसमें 536 कैलोरी हो गई। वसा इसमें 35 ग्राम, भुने हुए चनों में सिर्फ 6 ग्राम वसा आपकी होती है। कार्बोहाइड्रेट 53 ग्राम, यहाँ पे 58। 7 ग्राम प्रोटीन, यहाँ पे 18 ग्राम। मतलब जब आपने चिप्स खाई चने की तो प्रोटीन आपका घट गया। आहारीय रेशे 4.8 ग्राम, 16.8 ग्राम। आपको आई बात समझ में कि किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है यदि हम उसे पकाकर खाएं या फिर इसी प्रकार से खाएं। अगर आप कच्चे, उसकी ओर देखना है एक बार कि कच्चा जो चना होता है ना, उसकी क्या होती है भी। आहार के पैकेट पर पोषण संबंधित जानकारी के आधार पर आप इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों भी? कौन सी चीज़ आपको बढ़िया लगी भी? ठीक है, तो हम वो था आपका भुने हुए चने, उसमें हम चुनेंगे भी। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा, एक तो वसा की मात्रा वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वसा आपको इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए भी। ठीक है, कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है, साथ ही उसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन, आहारीय रेशे होते हैं भी। ठीक है, तो हमें क्या क्या देखना, जो हमें चाहिए ना वो चीज़ चाहिए। हमें प्रोटीन चाहिए, खनिज चाहिए, विटामिन चाहिए, और वो चीज़ और वसा और जो कैलोरी है वो क्या होनी चाहिए? कम उसमें होनी चाहिए। ये चीज़ आप नोट कर लेना, खासकर वसा को भी। इन खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्य पर्द खाद्य कहा जाता है, जंक फूड कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? जंक फूड। जिसमें वसा की मात्रा और कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? जंक फूड बोलते हैं। आगे से कोई भी चीज़ खरीदे आप पैकेट में ज़रूर चेक करना है चीज़ें। कम से कम खाने का मन है खा लीजिए, लेकिन आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी, आपको चीज़ें पता रहेंगी, वही याद रहेंगी भी। इन खाद्य पदार्थों में आलू के चिप्स, टॉफ़ी, कार्बोनेटेड पेय शामिल हैं। ये शर्करा मतलब जो मीठे होते हैं ना, उनकी ये बात कर रहा है अभी। इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इनके अधिक सेवन से व्यक्ति में मोटापा हो जाता है। मैंने कहा था कि वसा जैसे जैसे आपके शरीर में ज़्यादा जाएगी वो शरीर में स्टोर होने लगती है। स्टोर होने के साथ आपका मोटापा बढ़ने लगता है भी। ऐसा व्यक्ति अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोगों से भी पीड़ित हो सकता है। मोटा हो गया तो मोटापे के कारण और बीमारी भी आ सकती हैं। आपको डॉक्टर पोषिता का कथन हमेशा याद है ना कि स्वास्थ्य ही परम धन है, कि सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य ही है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। सबको पता है ये बात। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार आपको क्या बताया गया है कि वो आहार जिसमें सभी पोषक तत्व, ये खाद्य रेशे जिसको रुक्सांश कहा गया था, और अनुकूल मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में जल की मात्रा होनी चाहिए भी, वो आपका संतुलित आहार है। जंक फूड से परहेज करना चाहिए, कभी कभी खा लिया कोई दिक्कत नहीं। खुशहाल व खुशी जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। आपने क्रियाकलाप 3.9 में जिन 2 खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया उनमें से किसको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जा सकता है? तो आपको पता है जंक फूड आपके चिप्स ही हैं, आपको पता पहले से भी। पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी में प्रत्येक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए। कभी कभी
प्रबलीकरण के कारण आहार की पोषक गुणवत्ता को बेहतर बनाए, उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कई बार आहार की जो पोषक तत्व है ना, उसको बढ़ाने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। एक तो आयोडीन नमक है भी, एक है शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ, मतलब कि उसमें और अधिक मिनरल्स या आपके पदार्थ मिलाए जाते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI एक सरकारी एजेंसी जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती, वो चेक करती कहीं कोई आपका ये जो है आपका कोई खाद्य पदार्थ है कोई ऐसा तो नहीं है कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो, तो समय समय पर इन सबको ये चेक करती रहती है। और अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो क्या आपकी ये बातें क्लियर हुई? ठीक है, तो एक बार हम इसको मिलेट जिसको बोलते हैं मोटा अनाज, क्या बोलते हैं, मोटा अनाज, ये और देख लेते हैं, या फिर कोई बात नहीं हम आगे इसको पढ़ लेंगे क्योंकि 20-25 मिनट का आज आपने सिर्फ क्या सीखा है, आज आपने संतुलित आहार और आपके ये किस प्रकार से हम टेस्ट कर सकते हैं किसी चीज़ में वसा है या नहीं, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, प्रोटीन है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और संतुलित आहार क्या होता है, आज के लिए आपके लिए 4 क्वेश्चनों के साथ छोड़ के जाता हूँ। यदि आपको ये चारों चीज़ें पता हैं और याद हो गई अच्छे से, आपको कॉपी में इनको लिख लीजिए। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।